नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका। और इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे एंटीऑक्सीडेंट की। ठीक है? क्या है आपका टॉपिक? एंटीऑक्सीडेंट्स। तो ध्यान से समझना है, एंटीऑक्सीडेंट्स को क्वेश्चन आ जाता है बहुत सी बार। ठीक है? यहाँ से बहुत सी बार क्वेश्चन पूछा गया है एंटीऑक्सीडेंट। तो करते हैं हम एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट जो होता है वो क्या होते हैं? ठीक है? तो एंटीऑक्सीडेंट जो है वो जो ऑक्सीडेशन जो होता है उसको रोकने का काम करते हैं। मतलब जो ऑक्सीकरण की जो क्रिया होती है उसको रोकने का काम कौन करता है? आपके एंटीऑक्सीडेंट करते हैं। ठीक है जी? बात समझ में आ गई? तो ये क्या करते हैं? ये इनहिबिट करते हैं ऑक्सीडेशन की। जो किसी मॉलिक्यूल का अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो उसको इनहिबिट करने का काम करेंगे एंटीऑक्सीडेंट। ठीक है? तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, दे इनहिबिट्स द ऑक्सीडेशन ऑफ अदर मॉलिक्यूल। मतलब कि किसी भी मॉलिक्यूल का ये ऑक्सीडेशन को क्या करेंगे? इनहिबिट करेंगे। ठीक है? अ, ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो होती है वो, जब भी कोई ऑक्सीडेशन होता है तो उस ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि फ्री रेडिकल्स बनते हैं। ठीक है? और उन फ्री रेडिकल्स को ये एंटीऑक्सीडेंट रिमूव करते हैं। मेन काम क्या होता है एंटीऑक्सीडेंट का? जो फ्री रेडिकल्स बनते हैं रिएक्शंस के अंदर उनको रिमूव करने का काम करते हैं आपके एंटीऑक्सीडेंट्स। ठीक है? इसलिए कहा जाता है कि एंटीऑक्सीडेंट खाइए और अपने स्वास्थ्य जो शरीर है उसको स्वस्थ रखिए। आपको पता है कि हमारे समाज में एक धारणा है, एक प्रचलन है कि सुबह से नहाने धोने के बाद में, पूजा करने के बाद में आप जो है ना चरणामृत लीजिए। चरणामृत जो होता है, बहुत सी महिलाएँ इस्तेमाल करती हैं या घरों में भी इस्तेमाल किया जाता है, छोटे बच्चों को भी पिलाया जाता है। उसमें क्या होता है, उसमें थोड़ा-सा पानी होता है, तांबे के लोटे का पानी होता है और उसके साथ-साथ में तुलसी के पत्ते होते हैं। ठीक है? क्या होते हैं? तुलसी के पत्ते। तो वो तुलसी के पत्ते 2 पत्ते चबा के और फिर पानी पिया जाता है। तुलसी के पत्तों में पाया जाता है एंटीऑक्सीडेंट, जो कि हमारे चाय के अंदर भी होता है एंटीऑक्सीडेंट, ऐसी बात नहीं। जो चाय पीते हैं लोग उनको भी एंटीऑक्सीडेंट मिलता रहता है। ये हमारे बॉडी से जो रेडिकल्स होते हैं, जो कि फ्री रेडिकल्स होते हैं और बॉडी में हानिकारक होते हैं, उनको रिमूव करने का काम करते हैं। हालाँकि चाय में एल्केलॉइड्स भी पाए जाते हैं, ठीक है? और उसके साथ एंटीऑक्सीडेंट भी पाए जाते हैं। लेकिन चाय कौन-सी पिएँ? ग्रीन टी पिएँगे तो एंटीऑक्सीडेंट मिलेगा, अगर ब्लैक टी पिएँगे तो एंटीऑक्सीडेंट मिलेगा, लेकिन अगर आप दूध की चाय पिएँगे, तो फिर आपको रेडिकल्स ही मिलेंगे, फ्री रेडिकल्स। क्या नहीं मिलेंगे आपको? एंटीऑक्सीडेंट नहीं मिलेंगे, है ना? तो देखो बहुत काम की चीज़ है एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट हमारी बॉडी के अंदर जो हम तेल वगैरह जो चीज़ें खाते हैं, उनकी वजह से ज़्यादा बनते हैं। ठीक है? बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए ऐसा बोला जाता है। उन सब में क्या पाए जाते हैं? एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। ठीक है? ये सामान्य जानकारी है कि एंटीऑक्सीडेंट आते कहाँ से हैं। तो ये एंटीऑक्सीडेंट हमारे अंदर, बॉडी के अंदर जब उनका ऑक्सीडेशन, फूड का हम ऑक्सीडेशन करते हैं। फूड खाएँगे तो फूड का ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन होगा, तो उस ऑक्सीडेशन से हमें एटीपी मिलेगी और उस एटीपी से हम अपना फ़ंक्शन करेंगे। तो उस एटीपी के साथ-साथ में जब उस फूड का ऑक्सीडेशन होता है, तो उसके साथ फ्री रेडिकल्स भी बनते हैं। तो उन फ्री रेडिकल्स को ये जो आपके एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, ये इनहिबिट करते हैं। ठीक है? समझ में आ गई बात? तो इनको बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट। तो ये बहुत काम की चीज़ है एंटीऑक्सीडेंट। आपने एक वो कोलगेट का ऐड भी देखा होगा, एंटीऑक्सीडेंट पेप्सोडेंट का, पता नहीं किसका आता है, मुझे ध्यान नहीं रहा। वो ऐड जो होता है एडवर्टाइज़मेंट, उसमें देखना आप एंटीऑक्सीडेंट का ऐड आता है। वो एंटीऑक्सीडेंट क्या कह रहा है? वो एंटीऑक्सीडेंट ये कह रहा है कि आपके माउथ के अंदर जो बैक्टीरिया है, वो उन्होंने कुछ केमिकल्स बनाए होंगे। वो केमिकल्स आपकी बॉडी के अंदर जाएँगे, तो वो आपकी बॉडी में बुढ़ापा क्रिएट करेंगे, ठीक है? तो हम ऐसा पेस्ट लेके आए हैं जिसको आप करने से आपको मिलेंगे एंटीऑक्सीडेंट, और वो एंटीऑक्सीडेंट जो फ्री रेडिकल्स हैं उनको रिमूव करने का काम करें। ये वो करना चाहता है। कौन? टूथब्रश बेचने वाला व्यक्ति। ठीक है? तो उन एंटीऑक्सीडेंट की बात करें तो मैंने कुछ सामान्य चीज़ें बता दी आपको, अब आपको समझ जाना है कि एंटीऑक्सीडेंट क्या चीज़ है। ठीक है? तो देखो, पहले तो हम ये समझते हैं कि फ्री रेडिकल्स बनते कैसे हैं और फ्री रेडिकल्स को एंटीऑक्सीडेंट जो है वो रिमूव कैसे करते हैं। ठीक है? तो देखना, एक छोटा-सा एक डायग्राम हम बनाते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास में ये कोई केमिकल है, ठीक है? और इसमें यहाँ पर क्या है? एक इलेक्ट्रॉन है। इसका होता है ऑक्सीडेशन। ठीक है? ऑक्सीडेशन होते ही ये इलेक्ट्रॉन इसका बाहर निकल जाता है। जब बाहर निकल जाएगा तो ये जो है आपका कंपाउंड जो है वो एक रेडिकल को फ्री करेगा यहाँ से।
ठीक है? मतलब ये एक प्रकार से अब ये फ्री रेडिकल्स हो गया, अब ये एक्टिव नहीं रहा, मतलब इसका इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकल गया, ये बन गया आपका क्या? फ्री रेडिकल्स, ठीक है? अब ये जो फ्री रेडिकल्स है, ये फ्री रेडिकल्स आपका किसी एंटीऑक्सीडेंट से मिलेगा। अब एंटीऑक्सीडेंट जो है वो क्या है आपका? बीटा है, मतलब बी है, बी मान लेते हैं हम, ये एंटीऑक्सीडेंट है। इस एंटीऑक्सीडेंट से आपका ये फ्री रेडिकल मिला, फ्री रेडिकल मिलते ही इसको क्या मिल गया? इसका हो गया ऑक्सीडेशन, मतलब इसका एंटी ये इसके पास तो ऑक्सीजन है ही नहीं, तो ऑक्सीडेशन हुआ, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, बाहर निकलने से ये जो सॉरी ऑक्सीजन इसको मिला, ऑक्सीजन हमने इसको दिया तो इसका इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकल गया, बाहर निकलने से ये बन गया फ्री रेडिकल, और ये फ्री रेडिकल दोबारा से फिर से किसी ऑक्सीडेंट के साथ में रिएक्ट हुआ, एंटीऑक्सीडेंट के साथ में, तो इस एंटीऑक्सीडेंट ने इसको ग्रहण कर लिया और इसको रिमूव कर देगा। यहाँ से ये क्या कर देगा? इसको वापस से रिमूव कर देगा, ठीक है? तो इसको वापस ऑक्सीडेशन स्टेज में लेके आ जाएगा, कुल मिलाकर कहने का मतलब है। इस तरह की एक रिएक्शन होती है जिसे बोलते हैं हम एंटीऑक्सीडेंट रिएक्शन। तो ये जो एंटीऑक्सीडेशन होता है, ये जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है, ये फ्री रेडिकल जो है वो प्रोड्यूस करती है। ये ऑक्सीडेशन हुआ इसका, ठीक है, ऑक्सीजन मिली, इलेक्ट्रॉन इसका बाहर निकल गया, तो ये फ्री रेडिकल के रूप में काम आएगा, ठीक है। अब ये जो रेडिकल होते हैं ये चेन रिएक्शन स्टार्ट करते हैं, ये ऐसे अकेले नहीं होते, ये रेडिकल जो होते हैं ना ये चेन रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। मतलब चेन रिएक्शन वो होती है जिसमें एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, चौथे के बाद पांचवा, इस तरह से ये चेन रिएक्शन स्टार्ट करते हैं, और उस चेन रिएक्शन की वजह से जो सेल होती है उसकी डेथ होना शुरू हो जाती है, सेल डैमेज हो जाती है और सेल की डेथ होना शुरू हो जाती है, ठीक है। ये एंटीऑक्सीडेंट उसको टर्मिनेट करते हैं, मतलब उन फ्री रेडिकल को पकड़ लेते हैं और उनको पकड़ कर क्या करते हैं? उनको इनहिबिट करते हैं उनके काम को, ठीक है। अब जैसे समझना आप इस बात को कि ये हमारे पास में कोई सेल है, ठीक है। अब इस सेल में ये आपका फ्री रेडिकल्स बना हुआ है, ठीक है। अब ये फ्री रेडिकल्स है, घूम रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास में बहुत सारे केमिकल हैं, अलग-अलग तरह के केमिकल्स यहाँ पर सेल में इस तरह से पड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये क्या करेगा? ये फ्री रेडिकल आया, इसके साथ बाइंड हुआ, इसको बर्बाद किया, पहले इसको खत्म किया, इसको तोड़ा-फोड़ा, फिर इसके बाद में इसके साथ बाइंड हो गया, इसके साथ बाइंड हो गया, फिर इसके साथ बाइंड हो गया, इसके साथ बाइंड हो गया, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, इस तरह से ये हर प्रकार के केमिकल के साथ में बाइंड होते चले जाएँगे और उनको भी फ्री रेडिकल में कन्वर्ट करते हुए चले जाएँगे। इसकी वजह से हमारी सेल का जो मेटाबॉलिज़्म है वो बिगड़ जाएगा। बिगड़ने की वजह से सेल क्या हो जाएगी? डैमेज। समझ में आई बात? तो ये एक प्रकार से चेन रिएक्शन करते हैं। चेन रिएक्शन का मतलब हुआ एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे, तीसरे के बाद चौथे, चौथे के बाद पाँचवें, पाँचवें के बाद छठे, छठे के बाद सातवें। इस तरह से एक दूसरे को ये बर्बाद मतलब खत्म करना शुरू कर देते हैं। समझ में आई बात? मतलब इनको भी किसमें बदल देते हैं? फ्री रेडिकल्स में बदल देते हैं। तो ऐसे बहुत सारे रेडिकल्स हमारे बॉडी के अंदर बन जाते हैं, सेल के अंदर बन जाते हैं और सेल क्या हो जाती है? डैमेज हो जाती है। सेल काम करना बंद कर देती है और एक दिन उसकी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। तो ये काम करते हैं आपके कौन? फ्री रेडिकल्स। इस कहानी को हम लिख लेते हैं, ठीक है? ये क्या करते हैं? ये दीज़ रेडिकल्स, जो रेडिकल्स होते हैं, दीज़ रेडिकल्स कैन स्टार्ट चेन रिएक्शन, ठीक है? क्या स्टार्ट कर सकते हैं? चेन रिएक्शन स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है? अब एक बार अगर चेन रिएक्शन स्टार्ट हो गई, ठीक है ना? व्हेन चेन रिएक्शन चेन रिएक्शन ऐसे आपने देखा होगा ना, बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो आते रहते हैं जिनमें ताश की गड्डी को जमा देते हैं और एक छोटा-सा उसके टच मारते पूरी की पूरी ताश की गड्डी नीचे गिर जाती है। मतलब वो तो वैसे डिज़ाइन के लिए बनाते हैं, लेकिन वो पूरी की पूरी जो है ताश की गड्डी एक साथ नीचे गिरती है। इस रिएक्शन को भी चेन रिएक्शन ही बोलते हैं, क्योंकि एक का प्रभाव दूसरे के ऊपर होता है। मतलब एक गिरेगा तो दूसरे को गिराएगा, जब फिर वो दूसरा गिरेगा तो तीसरे को गिरेगा, है ना? तो जब चौथा तीसरा गिरने की कोशिश करेगा तो चौथा उसकी वजह से गिर जाएगा। तो इस तरह से इसको बोलते हैं चेन रिएक्शन। तो यहाँ पर ये इस तरह से एक को रेडिकल में बदलेंगे तो ये वाला दूसरे को रेडिकल में बदल देगा। फिर ये तीसरा वाला बदल देगा, फिर ये चौथा वाला बदल देगा, ऐसे बदलते हुए चले जाएँगे। तो व्हेन चेन रिएक्शन अकर इन सेल, अगर सेल में चेन रिएक्शन होती है तो इट कैन कॉज़ डैमेज। क्या कर सकती है ये? डैमेज कर सकती है और साथ ही साथ उसकी क्या कर सकती है? डेथ कर सकती है किसकी? सेल की। डेथ टू द सेल, कोशिका को मार सकती है, उसको नष्ट कर सकती है, डेथ कर सकती है ना? अब ये एंटीऑक्सीडेंट क्या करते हैं? तो भैया एंटीऑक्सीडेंट जो होते हैं वो इसको टर्मिनेट करते हैं। इनका काम होता है एंटीऑक्सीडेंट जो है टर्मिनेट करते हैं किसको? चेन रिएक्शन को। इनका काम होता है
टर्मिनेट करना किसको? चेन रिएक्शन को। ठीक है? कैसे चेन रिएक्शन को टर्मिनेट करेंगे? तो ये टर्मिनेट करते हैं बाय रिमूविंग रिमूविंग इंटरमीडिएट, जो उनका मध्यवर्ती बनता है ना, इंटरमीडिएट्स, जो इंटरमीडिएट बनता है उनका, उसको रिमूव करते हैं ये। ठीक है? और दूसरी रिएक्शन को होने से बचाते हैं। एंड अदर ऑक्सीडेशन रिएक्शन को क्या करते हैं? इनहिबिट करते हैं, ताकि दोबारा से जो है ऑक्सीडेशन ना हो। ठीक है? दूसरी कोई भी जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी उसको क्या करेंगे? इनहिबिट करेंगे, और साथ ही साथ जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनेंगे उनको क्या करेंगे? ये रिमूव करने का काम करेंगे। समझ में आ गई बात? ठीक है? ये ऐसा कैसे करते हैं? ये पहले तो खुद ही ऑक्सीडाइज होते हैं, है ना? ताकि ये एंटीऑक्सीडेंट जो होते हैं, अ, जो आपके देखो, अ, जिसको ये रिमूव करना चाहते हैं, ठीक है? ये रिमूव करना चाहते हैं एंटीऑक्सीडेंट। ये एंटीऑक्सीडेंट जो होते हैं, ये होते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है ना? ये रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, मतलब कि अपचायक होते हैं एक तरीके से, ठीक है? तो ये क्या करते हैं? एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं देखो, यहाँ लिख देते हैं हम। एंटीऑक्सीडेंट जो होते हैं वो तो होते हैं क्या? रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है ना? क्या होते हैं ये? रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग को बोलते हैं अपचायक, अपचायक, ठीक है? ये अपचायक होते हैं। ये अपचायक होते हैं, और अपचायक होकर ये क्या करते हैं? खुद ही अपने आप को क्या करते हैं? ऑक्सीडाइज करते हैं, ठीक है ना? ऑक्सीडाइज देमसेल्व्स, ऑक्सीडाइज देमसेल्व्स, अपने आप को क्या करते हैं? देमसेल्व, अपने आप को ऑक्सीडाइज करते हैं, जिसकी वजह से जो ऑक्सीजन वो जैसे ये कोई पदार्थ है जिसके पास में क्या है? ऑक्सीजन है। ये ए पदार्थ मान लेते हैं जिसके पास में यहाँ पर ऑक्सीजन, ठीक है? ये ऑक्सीजन लेकर किसी दूसरे को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज करेगा। तो किसको ऑक्सीडाइज करेगा? कोई रिड्यूसिंग कंपाउंड होगा उसी को तो करेगा। जो रिड्यूसिंग कंपाउंड होगा उसको ही ऑक्सीडाइज करेगा, ठीक है? अगर ये ऑक्सीडाइज कंपाउंड किसी और एक्स प्रोडक्ट को ऑक्सीडाइज करता है तो ये बन जाता है फ्री रेडिकल। क्या बन जाता है ये? फ्री रेडिकल बन जाता है, जैसा कि अभी हमने बताया है ना। अब ये फ्री रेडिकल बन गया, इसका ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया तो भैया इसमें एनर्जी आ गई और ये फ्री रेडिकल बन गया। अब ये क्या करेगा? ये फ्री रेडिकल वाई पर जाएगा और वहाँ पर उसको ऑक्सीडाइज कर देगा। ऑक्सीडाइज कर देगा तो अब ये फ्री रेडिकल बन गया। फिर ये चला जाएगा जेड के ऊपर, कौन सा वाला? वाई वाला, और ये वाई वाला इसको करेगा क्या? ऑक्सीडाइज। मतलब ये चेन रिएक्शन हो गई। समझ में आ गई बात? अब ये जेड वाले को अगर हमारे पास में कोई रिड्यूसिंग एजेंट है, हमारे पास क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है, मतलब कोई एंटीऑक्सीडेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है? अगर हमारे पास कोई एंटीऑक्सीडेंट है तो ये ए प्रोडक्ट जो है इस एक्स को नहीं कर पाएगा क्या? ऑक्सीडाइज। ये किसको ऑक्सीडाइज करेगा? इस रिड्यूसिंग एजेंट को, और ये इसको क्या कर देगा? रिड्यूस कर देगा, मतलब इसका रिडक्शन कर देगा। इसका तो रिडक्शन हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो इसकी वजह से ये जो एंटीऑक्सीडेंट है इसके साथ में बाइंड हो जाएगा। तो अगर इसी चेन रिएक्शन के बीच में हमें रिड्यूसिंग एजेंट मिल जाए तो यहाँ से ही ये चेन रिएक्शन क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी। कहने का मतलब ये, समझ में आ गई बात? तो ये खुद को ही क्या करते हैं? ऑक्सीडाइज करते हैं, तो खुद ही ऑक्सीडाइज हो जाते हैं ताकि रिएक्शन ना हो। और रिएक्शन नहीं होगी तो जो है क्या नहीं होगा आपका? ये फ्री रेडिकल्स नहीं बनेंगे, ठीक है? जैसे कि कुछ एग्जाम्पल है अपने पास में। थाइयोल्स हैं, ठीक है? एस्कॉर्बिक एसिड है, एस्कॉर्बिक एसिड, या आपके जो हमने पढ़ा था पॉलीफिनोल्स, पॉलीफिनोल्स, ये हैं आपके एंटीऑक्सीडेंट के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाले प्रोडक्ट, ठीक है जी? अब देखो, जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम होते हैं, वो अगर इनसफिशिएंट लेवल में है बॉडी के अंदर तो फिर वो हमें ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पैदा करते हैं, ठीक है ना? और वो मार भी सकते हैं हमें, सेल्स को। हमें तो क्या मारेंगे? कोशिकाओं को मार सकते हैं, उनको डैमेज कर सकते हैं।
तो अगर इन एंटीऑक्सीडेंट की कमी हो जाती है शरीर के अंदर तो क्या होता है, उसके बारे में बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। अगर एंटीऑक्सीडेंट जो है, एंटीऑक्सीडेंट बॉडी के अंदर क्या हो जाए, इनसफिशिएंट अमाउंट में हो, इनसफिशिएंट, सफिशिएंट में होंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन अगर ये इनसफिशिएंट अमाउंट में है, ठीक है, या ये इनसफिशिएंट अमाउंट में है, तो ये क्या करेंगे, ये या तो ये इनसफिशिएंट अमाउंट में हो, या दूसरी कंडीशन ये होती है कि एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम हो यहाँ पर, ठीक है ना, मतलब किसी एंजाइम के द्वारा एंटीऑक्सीडेंट को इनहिबिट किया जा रहा हो, इनहिबिशन, इनहिबिशन ऑफ द एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम, ठीक है, या फिर इनको क्या किया जा रहा है, किसी एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम के द्वारा इनहिबिट किया जा रहा है, तब क्या होगा, इन दोनों कंडीशन में ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कॉज करेंगे, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। अब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो होती है ना, उसमें क्या होता है, दिमाग खराब होता है, सर दर्द करता है, मिचली आती है ना, चक्कर से आते हैं हमें, जब हमारे बॉडी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट की कमी हो जाती है, ठीक, चक्कर आने लग जाते हैं, सर दर्द करने लग जाता है, अलग-अलग तरह के विचार आने लग जाते हैं, है ना? आदमी को और ज़्यादा ही अगर बहुत ही ज़्यादा कम हो जाए, बहुत ही ज़्यादा कम हो जाए तो उसको कमज़ोरी महसूस होने लगती है, उसको ऐसा लगता है कि अब तो वो जी नहीं पाएगा, मरने वाला है। तो ये इसको बोलते हैं हम ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, ठीक है? तो ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो होता है बॉडी के अंदर होने लग जाता है, और ये क्या कर सकता है, डैमेज कर सकता है और किल कर सकता है सेल को, में काज़ डैमेज और किल सेल्स, कोशिकाओं को ये या तो क्या करेगा, मार देगा या फिर उनको डैमेज कर देगा। इसलिए हमारी बॉडी के अंदर सफिशिएंट अमाउंट में क्या होना चाहिए, एंटीऑक्सीडेंट होना चाहिए। अगर नहीं होंगे तो क्या होगा, नहीं होंगे तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो जाएगा, और उसकी वजह से जो कोशिका है उसके स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन जो होंगे वो नहीं हो पाएँगे, ठीक है? अ, उसके कोशिका मर जाएगी, कुल मिलाकर ये हम कह सकते हैं, ठीक है? तो अगर इन्हिबिशन हो रहा है या फिर आपका क्या हो रहा है, इनसफिशिएंट अमाउंट में है, तो सेल की जो संरचना होगी वो डैमेज हो जाएगी, ठीक है? रिएक्टिव ऑक्सीजन की जो संख्या है वो बढ़ जाएगी, ठीक है? और इससे इन्फ्लेमेशन होगा, आपने ये बायोस में पढ़ा होगा, इम्यूनोलॉजी के अंदर इन्फ्लेमेशन जैसी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, और व्यक्ति मतलब वो जो सेल होंगी वो डैमेज हो जाएगी, ठीक है? अब जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ होती है, उनकी वजह से ये कहानी होती है, ठीक है ना? ये जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस वगैरह ये जो होती है, ये किसकी वजह से होती है? ये होती है रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ की वजह से। स्पीशीज़ जैसे कि हमने डीएनए डैमेज के अंदर पढ़ा था, याद हो तो प्री में हमने डीएनए डैमेज पढ़ा था, उसमें रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ की वजह से डीएनए के ऊपर डैमेज हो जाता है, और उस डैमेज की वजह से जो है म्यूटेशन कॉज़ होता है, ठीक है? तो ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ होती है, इनको बोला जाता है आरओएस रोज़, ठीक है? ये जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ होती है, ये सेल में प्रोड्यूस होती है, ठीक है? ये सेल में ही प्रोड्यूस होती है, किसमें प्रोड्यूस होती है? प्रोड्यूस इन सेल, प्रोड्यूस इन सेल में प्रोड्यूस होती है, ठीक है? अब इसमें क्या-क्या है, ये जो रोज़ होती हैं, ये रोज़ कौन-कौन सी होते हैं? तो रोज़ होते हैं आपके H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है? एक होता है एच एच HCl, इसको बोलते हैं हाइपोक्लोरस एसिड, क्या नाम है इसका? इसका नाम है हाइपोक्लोरस एसिड, क्लोरस एसिड, ठीक है? हाइपोक्लोरस एसिड, तो ये याद रखना अपने को, नाम एक H2O2, ठीक है? और फ्री रेडिकल में अपने पास में आ जाते हैं, जैसे कि ये तो हो गए आपके रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़, और फ्री जो रेडिकल्स होते हैं उनके पास में क्या होता है, जो फ्री रेडिकल्स होते हैं उनके पास में होता है OH ग्रुप, ठीक है ना? OH ग्रुप होता है, ठीक है? इसके अलावा एक और होता है सुपर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड, एक और ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ होती है सुपर ऑक्साइड, जिसको बोलते हैं ऑक्सीजन में यहाँ पर 2 घात होती है, O2 माइनस होता है ये, सॉरी, O2 जो होता है क्या होता है, माइनस में होता है इस तरह से,
मतलब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकला हुआ होता है, ठीक है। अब ये जो हाइड्रोक्सिल रेडिकल होते हैं, ये अनस्टेबल होते हैं, ध्यान रखने वाली बात है। ये जो हाइड्रोक्सिल रेडिकल्स है, ये कैसे होते हैं? अनस्टेबल, मतलब इनमें स्टेबिलिटी नहीं होती है, ठीक है। और ये रैपिडली रिएक्ट करते हैं, ये रैपिडली क्या करते हैं? रिएक्ट करते हैं किसी भी दूसरे पदार्थ से, ठीक है ना? जो कि नॉन स्पेसिफिक होता है, नॉन स्पेसिफिक है और किसी भी पदार्थ से ये तुरंत ही रिएक्शन कर लेते हैं। ये जब ये किसी पदार्थ से रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पर ये प्रोड्यूस करते हैं H2O2 को, मतलब कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड को, क्योंकि ऑक्सीडेशन कराएँगे तो ये H2O2 प्रोड्यूस होगा। तो ऑक्सीडेशन की वजह से यहाँ पर क्या होता है? H2O2 जो है वो प्रोड्यूस होता है, ठीक है? और ऐसी जो अभिक्रिया होती है जिसमें एक तरफ अपचयन हो रहा है और एक तरफ ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। एक तरफ तो क्या हो रहा है यहाँ पर? रिडक्शन होता है और एक तरफ ऑक्सीडेशन होता है। इसको हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं इसको। अब इस एक रिडॉक्स रिएक्शन का एक एग्जाम्पल है अपने पास में, फेंटोन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है? फेनटोन रिएक्शन, ठीक है। ये फेंटोन रिएक्शन होती है यहाँ पर, जिसकी वजह से H2O2 जो है वो प्रोड्यूस होते रहते हैं। अब ये फेंटोन रिएक्शन क्या होती है इसको भी देख लेते हैं अपन, ठीक है। देखो फेंटोन रिएक्शन में क्या होता है? फेंटोन रिएक्शन में जैसे ये फेरस है, ठीक है। फेरस में इस तरह से 2 प्लस होता है और ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड से अभिक्रिया करता है, तो यहाँ पर हो जाता है फेरस का 3, मतलब इसकी संयोजकता 3 हो जाती है, ठीक है। और इसमें साथ में क्या निकलता है? OH आयन निकलते हैं, प्लस OH निकलता है, ये निकलता है। ये जो OH होता है ना, ये रिएक्टिव होता है और ये डीएनए को क्या कर सकता है? डैमेज कर सकता है। डीएनए को क्या करता है? डैमेज, डीएनए डैमेज कर सकता है ये, डीएनए को डैमेज करता है, या फिर दूसरे अदर बायोमोलिक्यूल होते हैं उनको भी डैमेज कर सकता है। अदर बायोमोलिक्यूल्स को भी डैमेज कर सकता है, ठीक है। ये आगे कार्सिनोजन को बढ़ाते हैं, मतलब कैंसर पैदा कर सकते हैं। ये इस तरह के जो रेडिकल्स होते हैं, OH फ्री रेडिकल्स, ये कार्सिनोजन यानी कि कैंसर भी पैदा कर सकते हैं। इस रिएक्शन को बोलते हैं हम फेंटोन रिएक्शन। फेरस में 2 की जगह कितना हो जाता है? 3 हो जाता है और ये H2O2 जो है ना, H2O2 ये OH के रूप में बाहर निकलते हैं। तो यहाँ पर इसमें एक प्लस है, इसका मतलब इसको किसी से जुड़ना है। इसमें एक प्लस यहाँ पर प्लस लगा हुआ है, इसका मतलब ये किसी से जुड़ना चाहता है। तो जब जुड़ना चाहता है तो ये कहाँ जुड़ता है? हमारे डीएनए के ऊपर जाकर जुड़ता है। तो डीएनए को क्या कर देता है? डैमेज कर देता है। तो जब रेप्लिकेशन होता है तो वहाँ पर पेयरिंग नहीं हो पाती है और उसकी वजह से हमारा डीएनए डैमेज हो जाता है। तो डैमेज डीएनए कर सकते हैं, किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ में जाकर अटैच हो सकते हैं, ठीक है? तो और इस तरह की बार-बार अगर क्रियाएँ होती हैं तो फिर ये क्या करती है? ये कार्सिनोजेनेसिस होती है, यानी कि कैंसर को कॉज़ करती है। तो लीड टू अ, कार्सिनोजेनेसिस, कार्सिनोजेनेसिस को बोलेंगे हम कैंसर उत्पन्न करना, ठीक है। अब ये जो ऑक्सीडेंट है, ये सब ऑक्सीडेंट है, इनको क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेंट। ये सेल को डैमेज करेंगे। भाई जब कार्सिनोजन हो रहा है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर सेल भी क्या होंगे? हमारे डैमेज हो जाएंगे, ठीक है ना? ठीक है। और सेल डैमेज किसकी वजह से होगी? वही चेन रिएक्शन होगी, उसकी वजह से होगी। जैसे कि लिपिड परऑक्सीडेशन होता है, लिपिड का परऑक्सीडेशन, देखो यहाँ पर ध्यान रखना, लिपिड का परऑक्सीडेशन, ये वाली, ठीक है ना? ये लिपिड का परऑक्सीडेशन होता है, किसके द्वारा? ये लिपिड परऑक्सीडेशन ये है, इसकी वजह से एक तो ये होता है, या फिर एक और होता है ऑक्सीडाइजिंग डीएनए, ऑक्सीडाइजिंग किसका? डीएनए का, या फिर प्रोटीन का। इसकी वजह से जो है सेल जो है हमारे डैमेज होते हैं, ठीक है। ये 3 प्रॉब्लम्स होते हैं हमारे शरीर के अंदर। एक तो लिपिड का परऑक्सीडेशन हो, जिसकी वजह से हमारे मेम्ब्रेन वगैरह वो टूटने लग जाएंगे। डीएनए का ऑक्सीडाइजेशन हो जाए तो डीएनए टूटने लग जाएगा, प्रोटीन का हो जाएगा तो प्रोटीन भी टूटने लग जाएंगे, ठीक है। अगर डीएनए में डैमेज होता है, अगर डैमेज होता है किसके अंदर? डीएनए के अंदर, तो डीएनए में डैमेज होगा तो ये काज करेगा किसको? म्यूटेशन को। काज क्या हो जाएगा? म्यूटेशन, म्यूटेशन हो सकता है, ठीक है। और अधिकतम और हो तो काज कैंसर, कैंसर भी हो सकता है, जैसा कि हमने अभी ऊपर बात की, कैंसर भी यहाँ पर पॉसिबल है, ठीक है ना।
और ये रिवर्सिबल नहीं है, ठीक है ना? ये नॉट रिवर्सिबल है भैया। अगर एक बार हो गया ना तो वापस नहीं होगा। जबकि रिडॉक्स रिएक्शन क्या है, रिवर्सिबल होती है। लेकिन अगर इस तरह की डैमेज डीएनए के अंदर हो गया तो ये म्यूटेशन हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा और ये रिवर्सिबल नहीं है। तो इसको कैसे ठीक किया जाएगा? तो इनको ठीक करने का, म्यूटेशन वगैरह को ठीक करने का तरीका तो है हमारे पास, किसके द्वारा? बाय डीएनए डैमेज रिपेयर के द्वारा। डीएनए डैमेज रिपेयर के द्वारा इसको तो हम क्या कर सकते हैं, सही कर सकते हैं, लेकिन दूसरी चीज़ों को हम सही नहीं कर सकते। ठीक है ना? अ, अब जैसे मान लीजिए प्रोटीन के ऊपर होता है, प्रोटीन की बात करें, अगर प्रोटीन के ऊपर क्या होता है, प्रोटीन में डैमेज होता है, ठीक है ना? प्रोटीन क्या हो जाए, आपकी डैमेज हो जाए, तो प्रोटीन का काम क्या होता है? प्रोटीन है क्या हमारे पास? प्रोटीन है एंजाइम। प्रोटीन एक प्रकार के एंजाइम है, तो ये क्या करेंगे? इनहिबिट करेंगे किसको? रिएक्शंस को। जो भी रिएक्शंस होगी उनको क्या कर देंगे? इनहिबिट करेंगे। क्यों? क्योंकि डैमेज होने पर ये जो प्रोटीन है ये क्या हो जाएंगे? आपकी डीनेचर हो जाएंगी। मतलब इनकी जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर है, जिस स्ट्रक्चर में ये सबस्ट्रेट के साथ बाइंड होकर रिएक्शन करती है, वो रिएक्शन इसकी क्या हो जाएगी? डीनेचर हो जाएगी और प्रोटीन का क्या हो जाएगा? डिग्रेडेशन हो जाएगा। प्रोटीन का डिग्रेडेशन भी हो सकता है। ठीक है? तो ये प्रोटीन, ये एंजाइम काम नहीं करेंगे और ये बेकार हो जाएगा। ये होते हैं एंटीऑक्सीडेंट जो इन सब चीज़ों से बचाते हैं, ठीक है? क्योंकि वो चेन रिएक्शन को नहीं होने देते हैं। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट का क्लासिफिकेशन वो कैसे करेंगे, ठीक है? तो आ जाओ, पॉइंट डाल लो। क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है? एंटीऑक्सीडेंट का क्लासिफिकेशन। तो इनको हम जो है एंटीऑक्सीडेंट को दो भागों में बांट देते हैं यहाँ पर। एक ऐसे एंटीऑक्सीडेंट जो वाटर के अंदर सोल्यूबल है, सोल्यूबल इन वाटर, जो कि वाटर के अंदर सोल्यूबल है, और दूसरे जो लिपिड के अंदर सोल्यूबल है, सोल्यूबल इन लिपिड, ठीक है? अब जो वाटर के अंदर जो सोल्यूबल है उनको तो हम बोलेंगे हाइड्रोफिलिक, इनको क्या बोलेंगे? हाइड्रोफिलिक। और जो लिपिड के अंदर सोल्यूबल है उनको क्या बोलेंगे? हाइड्रोफोबिक। तो ये ऐसे होते हैं हाइड्रोफोबिक टाइप के, ठीक है? अब देखो ये जो हाइड्रोफिलिक होते हैं, ये हाइड्रोफिलिक ऑक्सीडेंट के साथ में रिएक्ट करते हैं। मतलब इनका काम क्या है? इनका काम है रिएक्ट विद ऑक्सीडेंट इन सेल, ठीक है ना? साइटोसोल, ये साइटोसोल के अंदर काम करते हैं, और दूसरे साथ में ये ब्लड जो प्लाज्मा होता है उसके अंदर भी काम करते हैं। तो ब्लड प्लाज्मा के अंदर से ऑक्सीडेंट को ये रिमूव करने का काम करते हैं, साइटोसोल से ऑक्सीडेंट को रिमूव करते हैं, जो कि किसमें घुलनशील है? वाटर के अंदर घुल। लेकिन जो वाटर में नहीं घुलते वो क्या करते हैं? तो ये इस तरह के जो सोल्यूबल लिपिड, जो लिपिड में सोल्यूबल होते हैं, ये मेम्ब्रेन के ऊपर फंक्शन, ठीक है? तो ये इनका काम होता है प्रोटेक्ट सेल मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन फ्रॉम फ्रॉम लिपिड परऑक्सीडेशन, परऑक्सीडेशन। अगर लिपिड का परऑक्सीडेशन हो जाएगा तो फिर हमारी मेम्ब्रेन जो है वो डैमेज हो जाएगी और सेल डैमेज हो जाएगी। ये पढ़ा हमने अभी थोड़ी देर पहले। तो ये प्रोटेक्ट करते हैं किसको? मेम्ब्रेन को। किसे? लिपिड के परऑक्सीडेशन, ठीक है? अ, ये जो कंपाउंड है जिनके बारे में हम बात करें एंटीऑक्सीडेंट, इन एंटीऑक्सीडेंट को, ये जो एंटीऑक्सीडेंट है, इन एंटीऑक्सीडेंट को हम सिंथेसाइज भी कर सकते हैं, ठीक है ना? मतलब बाहर से डाइट के थ्रू हम इसको ले सकते हैं और हमारी बॉडी में भी सिंथेसाइज कर सकते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट सिंथेसाइज इन बॉडी, हमारे शरीर के अंदर ये सिंथेसाइज होते हैं, या फिर हम इनको क्या कर सकते हैं? डाइट के थ्रू प्राप्त करते हैं, ऑब्टेन फ्रॉम द डाइट। इसलिए ये कहा जाता है भैया कि सुबह-सुबह आप तुलसी खा लीजिए, आपके बॉडी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट होंगे, किसी प्रकार की चेन रिएक्शन नहीं होगी, आपको जल्दी बुढ़ापा नहीं आएगा और आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे, ठीक है? अब कुछ एंटीऑक्सीडेंट ऐसे होते हैं जो केवल ऑर्गेनिज़्म के अंदर ही, कुछ ही ऑर्गेनिज़्म के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है? इनको हम बोलते हैं इम्पोर्टेंट, ठीक है? ये पैथोजन के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं और इनके पास में वायरुलेंस फैक्टर भी होते हैं, ठीक है? देखो, कुछ एंटीऑक्सीडेंट, सम एंटीऑक्सीडेंट ऐसे होते हैं, सम एंटीऑक्सीडेंट्स जो होते हैं
ये ओनली फाउंड इन फ्यू ऑर्गेनिज्म, फ्यू ऑर्गेनिज्म के अंदर ही ये पाए जाते हैं, कुछ ही ऑर्गेनिज्म के अंदर ये पाए जाते हैं, ठीक है ना। और ये कंपाउंड जो होते हैं, कंपाउंड दीज कंपाउंड कैन बी इम्पोर्टेंट कैन बी इम्पोर्टेंट इन पैथोजन, है ना। पैथोजन में ये पैथोजेनेसिस में या पैथोजेनेसिटी में इम्पोर्टेंट होते हैं, इन पैथोजेंस, ठीक है। और ये एक प्रकार के वायरुलेंस फैक्टर भी हो सकते हैं, कैन बी वायरुलेंस फैक्टर, कैन बी वायरुलेंस फैक्टर, ठीक है ना। ये वायरुलेंस फैक्टर भी हो सकते हैं, कौन, आपके एंटीऑक्सीडेंट। अब कुछ कॉमन एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जैसे कि यूरिक एसिड हो गया आपका, है ना। एग्जाम्पल की बात करते हैं, जो कॉमन एंटीऑक्सीडेंट है वो है आपका यूरिक एसिड, ठीक है। एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड जिसको हम क्या बोलते हैं, विटामिन सी भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं भैया, विटामिन सी। यूरिक एसिड हो गया, विटामिन सी हो गया, है ना। ये सब एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। ग्लूटाथायोन हो गया, ग्लूटाथायोन, ठीक है। एक और होता है मिलेटोनिन, मिलेटोनिन, ठीक है। और एक होता है टीकोफेरोल, और एक होता है जिसको हम बोलते हैं विटामिन ई, जिसका नाम है इसका नाम है टोको, आप विटामिन ए लिख लो यार, छोड़ो, नाम याद नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये हो गया आपका टीकोफेरोल्स, और दूसरा है विटामिन ई, टेकोफेरोल्स, तो बोलते हैं टोकोफेरियोनोल्स, जैसा नाम है उसका, ठीक है। तो ये होते हैं अपने पास, नाम याद आ जाएगा तो अपन लिखा देंगे, ठीक है। तो ये विटामिन ई है। तो पहले बात करते हैं अपन यूरिक एसिड की, कि यूरिक एसिड जो होता है वो क्या काम करता है। देखो यूरिक एसिड जो होता है ये हाईएस्ट कंसंट्रेशन वाला एंटीऑक्सीडेंट होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये ह्यूमन ब्लड के अंदर होता है। ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होता है प्यूरिन मेटाबॉलिज्म का। जो प्यूरिन होता है ना, वो प्यूरिन हमारा जो हेनले की जो दूरस्थ नलिका होती है, देखो ये इस तरह से बोमेन संपुट होता है, ठीक है। इस बोमेन संपुट से हमारा जो रुधिर है वो चलता है ऐसे करके, है ना। और ये इस तरह से जाता है, और यहाँ से ऐसे ऐसे निकले होते हैं, है ना। जूलॉजी में आपने इस तरह के स्ट्रक्चर्स पढ़े होंगे। फिर यहाँ से छोटी-छोटी सी नलिकाएँ होती हैं, जो बोमेन संपुट के अंदर। तो ये एक तो होती है निकटस्थ, ठीक है? और एक होती है दूरस्थ नलिका, ऐसे 2 नलिकाएँ होती हैं। एक निकटस्थ नलिका होती है, एक दूरस्थ नलिका होती है। ये हिंदी में समझा रहा हूँ मैं, क्योंकि हम बायोलॉजी, अब आप जूलॉजी तो पढ़ते नहीं हो, तो ये चीज़ें आपसे दूर हो गई। तो यहाँ पर जो है ना, ये जो दूरस्थ नलिका होती है, यहाँ पर हमारे जो प्यूरिन होती है, जो डीएनए में पाई जाती है प्यूरिन, एडेनिन, गुआनिन, ठीक है? उन प्यूरिन को क्या किया जाता है, वापस से ब्लड के अंदर डाला जाता है, ठीक है? यानी कि प्यूरिन का क्या किया जाता है यहाँ पर, मेटाबॉलिज़्म किया जाता है, ठीक है? तो मेटाबॉलिज़्म के दौरान ये जो प्यूरिन्स होती है, यहाँ से छनती है हमारे, तो छनकर वापस जाती है, ठीक है? तो इस प्यूरिन के मेटाबॉलिज्म के अंदर एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। और ये जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है ना इस प्यूरिन मेटाबॉलिज्म में, वही क्या है आपका, यूरिक एसिड। बात समझ में आ गई ना आपको। तो ये यूरिक एसिड होता है, और ये जो यूरिक एसिड है ये हाई कंसंट्रेशन में मिलता है हमारे बॉडी के अंदर। ये क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन में। देखो पूरे दिन हमारे बॉडी से मूत्र को छाना जाता है, तो मूत्र को छाना जाता है, तो यूरिक एसिड हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल होता है, हाई कंसंट्रेशन में होता है, ठीक है ना। तो ये हाई कंसंट्रेशन किस में होती है, इन ब्लड, ब्लड में, क्योंकि जाएगा मूत्र छनेगा, जो भी पदार्थ होगा किसमें मिलेगा, ब्लड, क्योंकि ब्लड ही एक ऐसी चीज़ है जो एक जगह से दूसरी जगह हमारे सारे पदार्थों को ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है। जो फूड होता है, जो विटामिन होते हैं, जो भी चीज़ होती है, उसको ट्रांसपोर्टेशन का काम कौन करता है, ब्लड ही करता है हमारी बॉडी के अंदर, ऊपर से सिर से लेकर पैर तक में, ठीक है। तो ये सब चीज़ें किसमें पाई जाएंगी, ब्लड में पाई जाएंगी, ऑब्वियस बात है, ठीक है। तो ये यूरिक एसिड होता है। दूसरा जो है हमारे पास, वो हमने कहा था, दूसरा क्या लिखा था हमने, एस्कॉर्बिक एसिड, है ना। दूसरा लिखा हमने एस्कॉर्बिक एसिड। अब देखो जो एस्कॉर्बिक एसिड होता है ना, ये हमें मिलता नहीं है कहीं से, ये हमारी बॉडी बनाती नहीं है, इसको बोलते हैं विटामिन सी।
ठीक है? ये विटामिन सी है, एस्कॉर्बिक एसिड, और ये मिलेगा हमें कहाँ से? डाइट से, ठीक है ना? इसको हम कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? डाइट से प्राप्त कर सकते हैं, तो हम इसको लिखेंगे ऑब्टेन फ्रॉम डाइट, ठीक है? इसको केवल हम कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? डाइट से ही प्राप्त कर सकते हैं, ऐसे हमें मिलेगा नहीं, ठीक है? एक और है हमारे पास में ग्लूटाथायोन, ग्लूटाथायोन। ये जो है एरोबिक जितने भी चीज़ हैं, जितने जितने भी जीव हैं जो वायवीय शोषण करते हैं, उनकी कोशिकाओं में सिंथेसाइज़ होता है, कुल मिलाकर बात ये है, ठीक है? तो ये फाउंड इन मोस्ट फॉर्म्स ऑफ एरोबिक लाइफ। जो भी एरोबिक लाइफ में जी रहा है, उस हर आदमी के अंदर, मतलब उस हर ऑर्गेनिज्म के अंदर ये ग्लूटाथायोन आपको मिलने वाला है, ठीक है? ये कहाँ होता है सिंथेसाइज़? तो ये सिंथेसाइज़ होता है इन सेल, कोशिका के अंदर ही ये सिंथेसाइज़ किया जाता है भैया, ठीक है? चलिए, अब एक लिखा था हमने क्या लिखा था? मेलेटोनिन, है ना? मेलेटोनिन, ठीक है। एक मेलेटोनिन लिखा था। मेलेटोनिन, मेलेटोनिन की बात कर लेते हैं। ये मेलेटोनिन क्या करता है? देखो पहले तो इसको समझते हैं हम। ये हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है? इस सेल मेम्ब्रेन में से ये जो है अ, जैसे ये चैनल है इसका मेम्ब्रेन का, इस मेम्ब्रेन के चैनल में से ये मेलेटोनिन जो है ईज़िली क्या होता है? ट्रांसपोर्ट हो जाता है। तो इस तरह से ये ट्रांसपोर्ट हो सकता है। तो ये हम यहाँ लिखेंगे इस चीज़ को कि जो मेलेटोनिन होता है वो क्या होता है? ईज़िली ईज़िली क्रॉस द मेम्ब्रेन, क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को ईज़िली क्या कर सकता है? ये क्रॉस कर सकता है, ठीक है? और ब्लड ब्रेन ब्लड ब्रेन बैरियर की तरह काम करता है, ठीक है ना? ठीक है? और देखो ये कभी भी रिडॉक्स साइक्लिन में नहीं जाता, मतलब कि ये हमेशा पड़ा रहेगा हमारे पास में, मेलेटोनिन मिलेगा हमें, हमारे पास रहेगा ब्लड के अंदर, ठीक है? ब्लड के अंदर रहेगा और कभी भी ये ना जो बाहर नहीं जाएगा, ये अंदर ही रहेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि इट डज़ नॉट अंडरगो रिडॉक्स रिएक्शन, कभी भी ये रिडॉक्स रिएक्शन में भाग नहीं लेता है, पर होता है एंटीऑक्सीडेंट है। और एक और बच गया हमारे पास में लास्ट विटामिन ई। कौन सा बच गया? विटामिन ई, ये ध्यान रखना है ना? विटामिन जो होता है ये 8 प्रकार के टोकोफिरोल्स होते हैं, ठीक है ना? जिनको बोलते हैं टोको अ, टेरियोल्स। देखो 8 टाइप के क्या होते हैं आपके? टोकोफिरोल्स होते हैं, ठीक है? 8 प्रकार के, और टोकोट्राइनोल्स होते हैं, ठीक है? इनसे ये सारे के सारे मिलकर क्या बनाते हैं? विटामिन ई बनाते हैं। अकेला नहीं होता विटामिन ई, ये सबका एक कलेक्टिव फॉर्म होता है, ठीक है ना? ये विटामिन ई जो होता है ये फैट सोल्यूबल होता है। कैसा होता है? फैट सोल्यूबल, ठीक है ना? और इसकी प्रॉपर्टी कैसी होती है? एंटीऑक्सीडेंट होती है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी का होता है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कोई 2 विटामिन के नाम लिखिए जो एंटीऑक्सीडेंट विटामिन है, एक तो विटामिन सी हो गया और दूसरा कौन-सा हो गया? विटामिन ई हो गया, ठीक है? इस तरह से हम लिख देंगे। तो ये बात हुई इसके क्लासिफिकेशन की, ठीक? तो ये 4-5 ही हैं, इसके अंदर तो ज़्यादा है नहीं, आसानी से याद हो जाएँगे आपको एंटीऑक्सीडेंट। अब इसका बायोलॉजिकल रोल देखते हैं अपन, ठीक है? कि बायोलॉजिकल रोल क्या है? बायोलॉजिकल रोल ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो ये जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, ये क्या करते हैं? जो अ, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है, उसको रिलीव करने का काम करता है, ठीक है ना? इनका बायोलॉजिकल रोल क्या होता है? ऑक्सीडेटिव जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो होती है, ठीक है? उसमें सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं, सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं। मतलब कि महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं किसके अंदर? ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के अंदर।
ठीक है? मानव के अंदर जो भी कोई भी रोग होता है उसको, तो उसमें ये जो है सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं। एक तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के अंदर, और दूसरा एक और है कैंसर के अंदर। कैंसर भी नहीं होने देते हैं। अगर किसी व्यक्ति को कैंसर है तो उसको अच्छे से एंटीऑक्सीडेंट जो है वो दिए जाएँ, तो उसका कैंसर कम किया जा सकता है। क्योंकि फ्री रेडिकल्स में चेन रिएक्शन जो है वो बंद हो जाएँगी, फ्री रेडिकल्स खत्म हो जाएँगे, कैंसर से उसको बचाया जा सकता है। ठीक है? तो अगर किसी को आस-पास पड़ोस में भी अगर कैंसर है तो उसको सलाह दी जाए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा तुलसी की पत्तियाँ या हरी पत्तेदार सब्जियाँ इनको खाएँ, विटामिन सी, विटामिन ई लें, तो कैंसर से बच सकता है। ठीक है? और अगर विटामिन सी, विटामिन ई की कमी हो गई बॉडी के अंदर, तो भैया कैंसर से कोई नहीं बचा सकता है। ठीक है ना? तो कैंसर होगा। ठीक है? देखो, जो लोग तम्बाकू वगैरह का सेवन करते हैं, च्युइंग करते हैं तम्बाकू की, वो लोग क्या होता है कि खट्टा नहीं खा सकते, क्योंकि उनके दाँत जो होते हैं ना, उनमें थोड़े-थोड़े से जो उनकी इनेमल होता है ना, वो उतर जाता है। तो क्यों होता है ऐसा? है ना? ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। तो वो लोगों को सलाह दी जाए कि आप लोग खट्टा खाइए। अगर आप खट्टा नहीं खाओगे, विटामिन सी नहीं लोगे, विटामिन ई नहीं लोगे, तो फिर आपको कैंसर होगा ही होगा। अगर आप विटामिन सी या विटामिन ई ले रहे हैं रेगुलर डोज़ में, तो आपको कभी कैंसर नहीं होगा, भले आप तम्बाकू खा रहे हैं। ये आदत तो जाएगी नहीं उस बंदे की। जाएगी नहीं तो वो तो खाएगा ही खाएगा। खाएगा तो उसको ये सलाह दी जाए कि भैया तू ले ले विटामिन ई और विटामिन सी डेली, किसी न किसी रूप में ले ले, नींबू ले ले, है ना? इमली का रस पी ले, पतासी खा ले, कुछ भी कर ले लेकिन ले ले, बॉडी के अंदर विटामिन सी और विटामिन ई, तो आपको कैंसर नहीं होगा। ठीक है? हाँ, अब पतासी खाओगे तो फ्री रेडिकल ज़्यादा बनेंगे, तो वो नहीं खाना है, कुछ दूसरी चीज़ से ही लेना है। ठीक? ये एक तरफ तो हम बचने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ फ्री रेडिकल्स बना रहे हैं। क्योंकि फ्री रेडिकल ही काज क्या है? कैंसर का काज है। ठीक है? तो ये क्या करते हैं? ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को और कैंसर दोनों को ही रोकते हैं। ठीक है? अच्छा, अब कुछ एंटीऑक्सीडेंट जो होते हैं वो हम जो स्ट्रोक आता है लोगों को, हृदय रोग जो होता है या न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज़ जो होती है जिनकी वजह से किसी के बोलते हैं नस चिपक गई, उसमें भी हम एंटीऑक्सीडेंट का इस्तेमाल करते हैं। नस चिपकना एक बीमारी होती है जिसमें लकवा मार जाता है, हाथ-पैर रह जाते हैं, बोलते हैं नस चिपक गई हुई है उसकी। नस चिपकने का मतलब नस-वस तो होती नहीं है वहाँ पर, वहाँ क्या होती है एक न्यूरॉन्स होता है, वो न्यूरॉन जो है वो काम करना बंद कर देता है। मतलब उनके बीच में जो आवेग होता है, 2 न्यूरॉन के बीच में जो इम्पल्सन होता है वो नहीं हो पाता है। मतलब एक न्यूरॉन से सिग्नल दूसरे न्यूरॉन तक नहीं पहुँच पाते हैं, उसको बोलते हैं नस चिपक गई, इस तरह से, है ना? लोग अलग-अलग तरह की बातें करते हैं इसमें, है ना? चलिए, तो देखो जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं ना, वो हम उसका इस्तेमाल करते हैं ट्रीटमेंट में, किसके ट्रीटमेंट में? एक तो हम स्ट्रोक जो आता है लोगों को, हृदय रोग, हृदयाघात जो होता है जिसको बोलते हैं स्ट्रोक, हृदयाघात को स्ट्रोक बोला जाता है, हिंदी में हृदयाघात बोलते हैं और इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रोक। अरे स्ट्रोक आ गया, एक छोटा-सा स्ट्रोक आ गया, निकल गया भैया, मर गया वो, तो वो स्ट्रोक की बात कर रहे हैं, ठीक है? और एक दूसरा हम इसका ट्रीटमेंट में इस्तेमाल करते हैं न्यूरो डीजेनरेटिव डिजीज़ में, न्यूरो डीजेनरेटिव जो डिजीज़ होती है, ठीक है? डिजीज़ जिसमें ये कहा जाता है नस चिपक गया, नस चिपक गई या ये बोलते हैं कि भई उसको उसका लकवा मार गया, उन ऐसी परिस्थितियों में हम एंटीऑक्सीडेंट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना? तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो है, दोनों का ही कारण है, कैंसर भी होती है इससे, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हो सकती है जैसे कि कैंसर के साथ-साथ इसको स्ट्रोक आ सकता है। स्ट्रोक में जैसे कि बात करें हम तो कोरोनरी हार्ट डिजीज़ होती है एक प्रकार की हार्ट डिजीज़, ठीक है ना? कोरोनरी हार्ट डिजीज़ होती है, ठीक है ना? या फिर एक और डिजीज़ होती है यहाँ पर जिसको हम बोलते हैं उस डिजीज़ को एल्टीट्यूड सिकनेस, तो ऊँचाई पर जाने पर, जब ऊँचाई पर जाते हैं एल्टीट्यूड सिकनेस होती है, ठीक है? एल्टीट्यूड सिकनेस, ऊँचाई पर जाते हैं तो साँस आना बंद हो जाती है, व्यक्ति मर जाते हैं, बहुत से तो तड़पने लग जाते हैं, है ना? तो उसको बोलते हैं एल्टीट्यूड सिकनेस। अधिक ऊँचाई पर जाने पर उस व्यक्ति को चक्कर आने लग जाएँगे, जी घबराने लग जाएगा, मिचली आने लग जाएगी। इसका मतलब ऑक्सीजन की कमी, मतलब एंटीऑक्सीडेंट की कमी है बॉडी। अगर ऐसा कोई व्यक्ति है तो उसको चढ़ने में दिक्कत आती है, ऊँचाई पर ज़्यादा नहीं चढ़ सकता, झाई आती है भाई साहब, उसको भी एंटीऑक्सीडेंट की ज़रूरत है ना? ठीक है? ये मत सोचो कि वो बंदा जो है नहीं चढ़ सकता। अगर उसको उसकी बॉडी के अंदर फुलफिलमेंट में एंटीऑक्सीडेंट है, रेडिकल्स नहीं है, फ्री रेडिकल्स नहीं है, अच्छा हेल्दी व्यक्ति है, तो उसको छाई-वाई नहीं आएगी कुछ, है ना? ठीक है? तो हम एंटीऑक्सीडेंट को एज़ ए सप्लीमेंट के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जो हमारी हेल्थ को क्या करता है, प्रमोट करता है ज़्यादातर, ठीक है?
अब देखो, अभी बहुत सारे क्लिनिकल ट्रायल्स चल रहे हैं इनके, है ना? इनके लिए सप्लीमेंट बनाए जा रहे हैं, ठीक है? तो इसमें जो है सप्लीमेंट वो है बीटा कैरोटीन। कौन-कौन से हैं? देखो, एक तो है बीटा कैरोटीन, ये दिया जाता है लोगों को, ठीक है? एक विटामिन दिए जाते हैं, विटामिन सी, और दूसरा क्या है विटामिन ई, ठीक है? ये भी दिए जाते हैं। ये अकेले भी दिए जाते हैं या फिर ये अलग-अलग प्रकार के प्रोडक्ट के साथ मैच करके भी दिए सप्लीमेंट के रूप में दिए जाते हैं, ठीक है ना? तो ऐसे ही अगर किसी को डिज़ीज़ होती है तो इन 3 चीज़ों के हम क्या कर देते हैं, इनको हम एज़ ए सप्लीमेंट जो है ये प्रोवाइड करवाते हैं, और ये अभी हमने इसको ट्राई किया है, ठीक है? लेकिन देखो, इनका इफ़ेक्ट तो इतना ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि अगर आप शुरुआत से लेते हो तो बॉडी के अंदर रेडिकल्स जो है कम ही बनेंगे, तो आप स्वस्थ रहोगे। लेकिन अगर आप लास्ट में इनको इस्तेमाल करते हो ना, तो फिर इनका कोई फ़ायदा भी नहीं है लेने का, इन एंटीऑक्सीडेंट का, है ना? देखो, सुबह-सुबह योगा करना, सबसे इम्पोर्टेंट बात बता दूँ, सुबह-सुबह योगा करना, और योगा करने के बाद में अपने जो है एंटीऑक्सीडेंट लेना, किसी भी प्रकार का, किसी भी तरह का, किसी भी तरीके से, चाहे आप दवा के रूप में लो उसको, या आप फ्रूट के जूस के रूप में लो, या आप किसी पत्तेदार सब्ज़ी के रूप में लो, या फिर आप सीधे पत्ते खाओ, नीम के पत्ते वगैरह, ये सब एंटीऑक्सीडेंट का ही काम करते हैं, ठीक है? तो ये एंटीऑक्सीडेंट एज़ ए सप्लीमेंट अगर आप शुरुआत से ले रहे हो, तब तो ये फ़ायदा करेंगे। लेकिन अगर आप बुढ़ापे में जाके फिर एंटीऑक्सीडेंट ले रहे हो तो ज़्यादा फ़ायदा नहीं होने वाला है, मतलब कोई इफ़ेक्टिव नहीं है ज़्यादा, कुल मिलाकर बात है, बाद में लेना। हाँ, पहले अगर आपने लिया है तो ये आपको फ़ायदा दे सकता है, बाद में नहीं देगा, ठीक है? तो अभी इसके बारे में रैंडमाइज़्ड क्लिनिक ट्रायल्स चल रहे हैं कि एंटीऑक्सीडेंट जो है उसमें हम बीटा कैरोटीन, विटामिन सी, विटामिन ई, है ना? और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि सेलेनियम है, उनको भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इनका कोई भी इफ़ेक्ट शो नहीं हुआ है, ठीक है ना? और हाँ, ये हो सकता है कि ये जो कैंसर की जो रिस्क होती है, ठीक है ना? वो घटने के बजाय बढ़ जाती है, उल्टी। अगर कैंसर होने के बाद में अगर आप ये चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हो ना, तो फिर ये तो आपको पता है ऐसे ही, ये तो स्टिम्युलेटर है एक तरीके के, है ना? सेल्स को ग्रोथ करने के लिए, उसका प्रोलाइफरेशन करने के लिए। अगर होने के बाद में हम इनको देते हैं ना, फिर रिस्क और बढ़ जाता है, ठीक है? तो सेलेनियम और विटामिन ई कभी भी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ को रिड्यूस नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप इनको पहले से खा रहे हो, ठीक है ना? एक नाम और लिख देते हैं यहाँ पर, 3 तो लिख ही दिए, चौथा भी नाम लिख देते हैं, क्या नाम है? सिलेनियम, ठीक है? ये सिलेनियम और विटामिन ई को क्या है, एज़ ए सप्लीमेंट दिया जा रहा है, ठीक है? और कब दिया जाता है? जब किसी को स्ट्रोक वगैरह आता है, तो ये फिर भी रोकेगा नहीं। ठीक है ना? केवल एक मन समझा लो अपना, लेकिन रोकेगा नहीं। ऐसे क्लिनिक ट्रायल्स के अंदर मैं नहीं कह रहा हूँ भैया, मैं नहीं कह रहा हूँ ये, बोल रहे होंगे सर आपको कैसे पता? कैसे नहीं रोकेगा? डॉक्टर तो देता ही है। अरे भाई डॉक्टर देता है ना, मन समझाने के लिए देता है कि इससे रोकेगा। प्रभाव पड़ता है, हल्का-सा प्रभाव पड़ता है, लेकिन रुकता नहीं है कि आपको दोबारा से स्ट्रोक में हाँ, अगर स्ट्रोक से बचना है, तो आप पहले से ये चीज़ें इस्तेमाल करते रहिए, आपको कभी स्ट्रोक नहीं आएगा। ठीक है जी? चलिए, अब देखो डीएनए वाली भी बात कर लेते हैं अपन। डीएनए के अंदर जो डैमेज होता है, वो भी कैंसर पैदा करता है, ठीक है ना? और कुछ एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम होते हैं जैसे कि सुपर ऑक्साइड। देखो डीएनए डैमेज में हम किसको इस्तेमाल करते हैं, ये भी थोड़ा-सा याद कर ही लेना, है ना? नोट्स में आपको मिल जाएगा लिखा हुआ। तो डीएनए डैमेज जो है, उस डीएनए डैमेज के ट्रीटमेंट के लिए, मतलब उसको, क्योंकि डीएनए डैमेज से क्या होगा? कैंसर होगा। कैंसर कॉज़ होगा, डीएनए डैमेज होगा तो कैंसर कॉज़ होगा। तो उस कैंसर के इलाज के लिए हम जो एंटीऑक्सीडेंट इस्तेमाल करेंगे, वो एंटीऑक्सीडेंट कौन-कौन हो सकते हैं, ठीक है? तो ये एंटीऑक्सीडेंट होंगे अपने, जैसे कि सुपर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड का इस्तेमाल करेंगे हम। सुपर ऑक्साइड मतलब कि ये O2 माइनस में, ऐसे इसको बोले सुपर ऑक्साइड, ठीक है? सुपर ऑक्साइड का इस्तेमाल करेंगे, डिसम्यूटेज का इस्तेमाल करेंगे, डिसम्यूटेज। ये डिसम्यूटेज क्या करेगा? म्यूटाजेन को रोकेगा, ठीक है? इसके अलावा कैटेलेज, कैटेलेज का इस्तेमाल करते हैं हम, कैटेलेज एंजाइम का। ग्लूटाथायोन पेरोक्सिडेज इनका इस्तेमाल करते हैं। ग्लूटाथायोन पेरोक्सिडेज पेरोक्सिडेज इनका भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जी? ग्लूटाथायोन पेरोक्सिडेज, ग्लूटाथायोन रिडक्टेज बहुत सारे हैं, इनका सबका इस्तेमाल करते हैं। ये सब क्या करते हैं?
ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करते हैं और डीएनए के डैमेज को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। ठीक है? अ, देखो बहुत सारे काम हैं इसके, है ना? एक पॉलीमॉर्फिज्म भी काम होता है एंटीऑक्सीडेंट का, ठीक है ना? ये भी डीएनए डैमेज से ही रिलेटेड है और कैंसर को क्या है सब्सिक्वेंटली ये पैदा करता है। तो बाद में जब हो जाए तब इसका इस्तेमाल कम ही करना चाहिए, मैं ये सलाह देता हूँ। मैं क्या डॉक्टर यही सलाह देते हैं। पर लेकिन कोई इलाज है ही नहीं, कैंसर का, हार्ट स्ट्रोक का, इनका कोई एक स्पेसिफिक इलाज तो है नहीं कि भाई आपको दिया जैसे बुखार आता है तो बुखार आने के बाद दवा लेते हैं बुखार मिट जाता है। ऐसा स्ट्रोक आने के बाद में आप दवा लोगे तो केवल आप उसको थोड़े समय के लिए रोक सकते हो, दोबारा आने से नहीं बचा सकते। ठीक है ना? अब देखो हमें क्या खाना चाहिए फूड के रूप में। तो फूड के रूप में हमें यहाँ पर एंटीऑक्सीडेंट लेने के लिए हमें चाहिए क्या? फ्रूट चाहिए, वेजिटेबल्स चाहिए। फ्रूट और वेजिटेबल जो है वो एंटीऑक्सीडेंट के गुड सोर्स होते हैं, ठीक है? और इनका इंडस्ट्रियल यूज़ भी है कि हम फूड को प्रिज़र्व करके रख सकते हैं इनसे। तो मैं लिख ही देता हूँ चलो यार फूड फूड में क्या है? देखो फूड के बारे में लिख देते हैं अपन यहाँ पर। फूड जो होता है, फूड आप खाइए, फूड अच्छी बात है। फूड कौन-सा खाएँ? फूड खाएँगे हम फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। फ्रूट और वेजिटेबल्स जो होंगे वो आपके क्या होंगे? गुड सोर्स होंगे, गुड सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट, गुड सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट। तो ये एक लाइन आपकी बढ़ गई एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है ना? एक लाइन बढ़ा लेना अपने अंदर। इसके अलावा इसके इंडस्ट्रियल यूज़ भी है, इंडस्ट्रियल यूज़, बायोलॉजिकल यूज़ के साथ में इंडस्ट्रियल यूज़ है। किसी में एग्रीकल्चर यूज़ आएँगे, किसी में इंडस्ट्रियल यूज़ आएँगे, बस ये हमें लिखना है। तो ये इंडस्ट्रियल यूज़ में हम इन एंटीऑक्सीडेंट का इस्तेमाल करते हैं प्रिज़र्वेटिव के रूप में। जैसे कि अचार वगैरह होता है, उनमें इनका इस्तेमाल किया जाता है प्रिज़र्वेटिव के रूप में, ठीक है? प्रिज़र्वेटिव ऑफ फूड और साथ ही साथ कॉस्मेटिक्स जो होते हैं। क्योंकि बहुत से कॉस्मेटिक्स में एनिमल या प्लांट फैट का इस्तेमाल किया जाता है, चर्बी का। एनिमल की चर्बी इस्तेमाल की जाती है, तो उसको भी रोका जाए, बचाया जाए, सड़ने से बचाया जा सके, खराब होने से बचाया जाए, तो प्रिजर्वेटिव के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं, किसमें? फूड में और कॉस्मेटिक्स आइटम में। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि आप लिपस्टिक जो होती है, लिपस्टिक में जो है कुछ फैट्स जो होते हैं या चर्बी या सल्क होते हैं, मछली के होते हैं ना? ऐसा मैंने कहीं पढ़ा था। कह नहीं सकता मैं गारंटेड ये ऐसा होता है, लेकिन मैंने पढ़ा था कहीं। इसके अलावा ये रबड़ है, गैसोलीन है, इनको भी डिग्रेड होने से बचाते हैं। तेल भी इस्तेमाल करते हैं हम इंडस्ट्रियल रूप से, तो प्रिज़र्वेटिव हो गया, है ना? प्रिवेंट लिख देते हैं इसको। क्या करते हैं ये? रोकते हैं। प्रिवेंट डिग्रेडेशन, प्रिवेंट डिग्रेडेशन ऑफ रबर। रबड़ को डिग्रेड होने से रोकते हैं और साथ ही साथ गैसोलीन गैसोलीन को भी डिग्रेड होने से रोकते हैं, ठीक है? तो ये थे कुछ फ़ायदे, कुछ नुकसान इसके एंटीऑक्सीडेंट के। नुकसान तो कोई है ही नहीं, फ़ायदे हैं, तो रोज़ एंटीऑक्सीडेंट लीजिए और अपने शरीर को रखिए स्वस्थ ताकि आप तरोताज़ा रहें। अगर बॉडी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट रहेंगे भैया, तो आप हमेशा जीवित रहोगे, है ना? 100-200 साल तो जी लोगे, ठीक है? ओके, थैंक यू, गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ में मिलेंगे हम। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।